Hello, NEET aspirants. Welcome to the 41st lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम सीड जो हमारा टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड की कि सीड के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। ये जो लाइन है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। मतलब ही नहीं समझ में आता ये लाइन बोलना क्या चाहता है। इसको हम ऐसे समझते, देखिए एंजियोस्पर्म में हम बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और उससे क्या होता है, जो ओव्यूल होगा आगे सीड में डेवलप होगा और जो ओवरी होगा वो फ्रूट में डेवलप होगा। तो एंजियोस्पर्म में सीड का डेवलप होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, राइट। फर्टिलाइजेशन होगा इन जनरल, अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जनरल। मैं अभी एपोमिक्सिस और अगैमोस्पर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इन जनरल बोल रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सीड का फॉर्मेशन होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट का। ठीक है, देखिए तो फर्टिलाइजेशन जब होता है एंजियोस्पर्म में तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट से होता है, इंसेक्ट बर्ड इन सब चीजों से होता है। और फर्टिलाइजेशन के समय भी एंजियोस्पर्म में वाटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दो डिवीजन को कंपेयर करूंगा प्लांट किंगडम का, एक एंजियोस्पर्म, ठीक है, और एक ब्रायोफाइट। ये क्या है, दो डिवीजन है किसके, प्लांट किंगडम के, राइट। प्लांट किंगडम ही बोला था ना मैंने, प्लांट किंगडम के दो डिवीजन एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट को हम कंपेयर करने वाले। देखिए एंजियोस्पर्म में जब फर्टिलाइजेशन होगा और पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो इसमें वाटर की डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइट में जब हम बात करें तो ब्रायोफाइट में देखो पॉलिनेशन की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रायोफाइट में फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन तो होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, ठीक है। और ब्रायोफाइट में मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना वाटर के ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ब्रायोफाइट का अगला जनरेशन ही नहीं आएगा। तो समझो इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी आई कि बारिश हुई नहीं कुछ समय के लिए, ठीक है, बारिश कुछ समय के लिए हुई नहीं। तो एंजियोस्पर्म ने तो देखो फर्टिलाइजेशन तो एंजियोस्पर्म कर ही लेगा क्योंकि एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं है। तो एंजियोस्पर्म तो फर्टिलाइजेशन कर लेगा लेकिन ब्रायोफाइट नहीं कर पाएगा। एंजियोस्पर्म ने फर्टिलाइजेशन करके सीड बना लिया, ठीक है, अब बारिश हो ही नहीं रहा है, रेन हो ही नहीं रहा है, वाटर है ही नहीं, ब्रायोफाइट के आजू बाजू भी वाटर नहीं है, सॉइल में कहीं वाटर नहीं है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म ने तो सीड बना लिया, ब्रायोफाइट ने फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बारिश ही नहीं हुआ, दोनों प्लांट खत्म हो गए, दोनों प्लांट की डेथ हो गई। तो बताओ किसका अगला जनरेशन आएगा। ब्रायोफाइट का तो अगला जनरेशन आएगा ही नहीं क्योंकि ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है। लेकिन एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं है, तो एंजियोस्पर्म ने क्या किया, सीड बना लिया। लेकिन भाई कुछ समय के लिए एंजियोस्पर्म को भी अगर पानी नहीं मिलेगा, तुम आखिर में एंजियोस्पर्म है तो प्लांट ही ना, पानी नहीं मिलेगा तो एंजियोस्पर्म भी मर जाएगा, ब्रायोफाइट का प्लांट भी मर जाएगा। लेकिन एंजियोस्पर्म जाते जाते सीड छोड़ गया, ये सीड मिट्टी में जाएगा और ये सीड डोरमेंट स्टेट में रहेगा। डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी आपको पता है ना, डोरमेंट स्टेट में रहेगा, ठीक है। और फिर अगले सीजन में जैसी बारिश होगी तो सीड, उस सीड क्या करेगा, डोरमेंसी से बाहर आएगा और वाटर को एब्जॉर्ब करके सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और इस एंजियोस्पर्म का अगला जनरेशन आ जाएगा। तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, किस लिए, सीड फॉर्मेशन देखो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ताकि स्पीशीज का कंटिन्यूटी बना रहे, ताकि एंजियोस्पर्म का अगला जनरेशन आए, इसके लिए सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड का फॉर्म हो जाने से ना टेंशन खत्म हो जाता है, अगला जनरेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो ब्रायोफाइट में तो सीड ही नहीं बनता और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत थी, तो ब्रायोफाइट का अगला जनरेशन आएगा, बताओ खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का एक फायदा है, इसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, सीड फॉर्मेशन अकर्स एंड सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आई होप अब आप ये लाइन जब पढ़ो एनसीईआरटी में तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे कंपेयर कर लेना एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड हैव बेटर स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल। सीड के पास अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है डिस्पर्सल का, ठीक है। कोई बर्ड होता है
बर्ड पता है क्या, बर्ड सीड को खाते हैं, सीड को खाते हैं, लेकिन सीड का पता है क्या होता है, सीड में ना, एक मिनट अगला पॉइंट पे चले गए, सीड में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है सीड कोट। तो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो सीड को खा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हुए, जैसे काऊ, काऊ होता है ना, काऊ, काऊ क्या करता है, सीड को खाता है, ठीक है। सीड को खाया काऊ ने, और सीड को ना वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है। काऊ ने सीड को खा लिया और वो एक जगह से दूसरी जगह गया, और फिर गाय ने गोबर कर दिया, ठीक है। तो उस गोबर में वो सीड वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि सीड को ना आसानी से गाय डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। अब वो एक जगह से दूसरी खाया, एक जगह अपना काम किसी और जगह किया उसने, गोबर ओबर, ठीक है। तो वहां पे वो सीड आ जाएगा और गोबर में वो सीड रहेगा, और उस सीड को आप वाटर वाटर मिल गया कहीं से, बारिश वारिश हुआ, सीड जर्मिनेट कर लेगा, तो सीड का डिस्पर्सल हो गया, ठीक है। तो सीड हैव बेटर स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल, कुछ कुछ सीड हल्की होती है तो हवा से इधर उधर डमकते ममकते पहुंच जाती है, डिस्पर्सन हो जाता है उसका। तो सीड के पास एक बेटर स्ट्रेटेजी है फॉर डिस्पर्सल, ओके। सीड कॉटिलिडॉन्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग सीडलिंग्स। देखो सीड में सीड कॉटिलिडॉन्स होती है, और जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो पहली बार एक छोटा सा पौधा निकलता है, बड़ा ही क्यूट सा, आप देखोगे छोटा सा छोटू सा पौधा, उसको कहते हैं सीडलिंग, यंग सीडलिंग। उस यंग सीडलिंग को शुरू में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसको नरिशमेंट देने का काम सीड का सीड कॉटिलिडॉन करता है। तो ये सब सीड के एडवांटेजेस है, ठीक। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो। देखो सीड के बाहर हार्ड सीड कोट होता है, मतलब सीड के बाहर नहीं, सीड में, सीड का जो एम्ब्रायो है, सीड के कितने तीन पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म, ठीक है। डाइकॉट में आपको एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीड कोट क्या करते हैं, एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करते हैं, और इस एम्ब्रायो का जो प्लिम्यूल है वही शूट को बनाता है, रेडिकल जो है रूट को बनाता है। तो गाय ने, जब गैया ने उस सीड को खा लिया, ठीक है, तो सीड का अंदर का जो एम्ब्रायो था वो प्रोटेक्टेड था, क्योंकि जो बाहर का जो सीड कोट होता है ना बहुत हार्ड होता है, गाय के पेट में जो एंजाइम्स होते हैं ना स्टमक में, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। तो जब गाय गोबर करता है तो उसमें वो सीड का जो एम्ब्रायो है वो तो अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड रहता है सीड कोट के अंदर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला वो सीड जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। एकदम समझ समझ के चलना है, ठीक है। तो आपको ना, आप जितना अच्छे से समझोगे उतना कम आपको रटना पड़ेगा, सीधा बात है। सीड आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है। सो दे प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, तो अगला जो जनरेशन आता है उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है, ठीक है, नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत ही मतलब छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं, बट कम से कम होते हैं, तो ठीक है। तो सीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। सीड कैन बी स्टोर्ड इजिली, आप सीड को ना बड़े आसानी से स्टोर कर सकते हो ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। एक तो इनमें डॉर्मेंसी होती है, ठीक है, इनको अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता, पानी वानी नहीं मिलता, तो ये डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा डिहाइड्रेशन, सीड के जो सेल्स होते हैं ना उसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं बहुत ही हाईली डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो इसीलिए इनको ना आप आराम से स्टोर कर सकते हो, सीड को आप आराम से स्टोर कर सकते हो। देयरफॉर सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे ऑफ होगा, सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, इसीलिए हमारे देश में खेती जो होती है ना, एग्रीकल्चर, ये आसान हो गई है। एक सीड, एक जो है वो बेसिक एग्रीकल्चर, अगर भाई बीज ही नहीं होगा तो क्या, कहाँ से क्रॉप उगाओगे बताओ, राइट। तो सीड को आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो फार्मर ने सीड को बोया, कुछ सीड बच गए, तो वो सीड को फार्मर को फेंकना नहीं पड़ेगा, सीड को वो स्टोर कर लेगा, अगले साल फिर बोलेगा, अगले साल, ठीक है। तो सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज इट कैन बी स्टोर्ड इजिली ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इस स्लाइड में ना जो पॉइंट आपको कंफ्यूज करने वाला है वो यही है, बाकी सब तो एकदम पढ़ के ही समझ में आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश जिनकी अच्छी है थोड़ी बहुत मेरे जैसी, वो तो पढ़ के ही समझ लेंगे, और जिनकी इंग्लिश मेरे जैसी थोड़ी बहुत ही अच्छी है वो जब ये पॉइंट पढ़ने जाएंगे तो उनको बड़ा दिक्कत होगा। तो इस ये जो रेफरेंस है ना इससे आप समझना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला जो सब टॉपिक हम सीड के अंदर पढ़ने वाले हैं, सीड टॉपिक के अंदर, वो है सीड की वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन सीड इज नोन एज सीड वायबिलिटी। एक सीड कितने समय तक जीवित रह सकता है, कितने समय तक वायबल रह सकता है, ठीक है, कितने समय तक एक सीड के अंदर पोटेंशियल होती है जर्मिनेट करने की, तो उससे हम कहते हैं सीड वायबिलिटी। किसी किसी सीड की वायबिलिटी बहुत अच्छी होती है,
लॉन्ग टर्म आप स्टोर करके रख दो, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म, ठीक है, फिर भी वो सीड जो है आप जब उसको बोओगे तो वो फिर से जर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है, मतलब जर्मिनेट कर लेगी। लेकिन कुछ सीड की वाइबिलिटी बहुत कम होती है, कुछ समय बाद ही वो अपना वाइबिलिटी खो देते हैं, आप उसको कितना भी मिट्टी में रख के पानी दो, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन सीड इज नोन एज सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, किसी किसी प्लांट के सीड तो बहुत लंबे समय तक वायबल रहते हैं, कोई कोई तो कुछ महीने में ही फुस हो जाते हैं, मतलब कुछ महीने बाद आप उस सीड को बोने जाओ जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है। सीड वायबिलिटी इज टेस्टेड बाय टीटीसी ट्रीटमेंट। टीटीसी ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इतना बड़ा नाम टीटीसी ट्रीटमेंट याद रखो। आप टीटीसी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके, ये एक्सपेरिमेंट है, इसका इस्तेमाल करके आप सीड की वायबिलिटी जान सकते हो। एम्ब्रायनल एक्सिस ऑफ लिविंग सीड बिकम्स पिंक कलर इन सोल्यूशन ऑफ टीटीसी। अगर आपको जानना है कि एक सीड जीवित है या नहीं है, उसके अंदर पोटेंशियल है जर्मिनेशन की कि नहीं है, तो आप उस सीड को ना टीटीसी सोल्यूशन में डालो। अगर उस सीड का एम्ब्रायनल एक्सिस पिंक हो गया तो समझ जाओ सीड लिविंग है, और अगर कुछ ऐसा आपको पिंक कलर देखने को नहीं मिला एम्ब्रायनल एक्सिस में तो समझ जाओ सीड की वायबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। ओके, ओल्डेस्ट वायबल सीड इज ऑफ ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्किटिकस, ठीक है, आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है, यानी कॉमन भाषा में ल्यूमिन, इस प्लांट का एक सीड मिला है विच इज रिमेन वायबल आफ्टर 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 साल, 10,000 ईयर के बाद भी वो सीड वायबल है। सोचो कितना पुराना सीड खोजा गया है। ओल्डेस्ट वायबल सीड इज ऑफ ल्यूपिन विच इज रिमेन वायबल आफ्टर 10,000 ईयर्स। तो कुछ सीड की वायबिलिटी तो 2-3 महीने में ही खत्म हो जाती है, और ल्यूपिन के सीड को देखो 10,000 साल तक इसके अंदर आपको वायबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगी ऑफ जर्मिनेशन। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा, डैक्टाइलीफेरा, ठीक है, फिनिक्स डैक्टाइलीफेरा का जो सीड है वो 2000 साल ओल्ड है, 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड, ठीक है, 2000 साल हो गए लेकिन अभी भी उसको आप मिट्टी में रख दो तो जर्मिनेट कर देगा। तो यही होता है सीड वायबिलिटी, हाईली वेरिएबल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन होता है, 3 तरीके से सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। सबसे पहला तरीका है ईपीजीएल जर्मिनेशन ऑफ सीड। होता क्या है देखिए, जो कॉटिलिडॉन होता है कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल एंड बिकम्स ग्रीन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये सीड है, सीड कोड ब्रेक हुआ, यहाँ से रेडिकल बाहर निकला, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल ने प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन किया, रेडिकल के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे आप हाइपोकोटाइल कहते हो। ये हाइपोकोटाइल क्या कर रहा है, इस हाइपोकोटाइल की ग्रोथ जो होती है वो इपिकोटाइल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है, हाइपोकोटाइल बहुत धराधर ग्रोथ करता है, और इस हाइपोकोटाइल के इतने फास्ट ग्रोथ के वजह से हाइपोकोटाइल क्या करता है, ग्रो करते करते जो कॉटिलिडॉन होता है ना, जो मिट्टी के नीचे होता है, इस तरीके से हाइपोकोटाइल ग्रो करता है कि कॉटिलिडॉन को पुश कर देता है सॉइल के बाहर, कि सॉइल के बाहर चला जा तू। और कॉटिलिडॉन क्या हुआ देखो, अंडरग्राउंड से कहाँ आ गया, सरफेस के ऊपर, यानी कि एरियल हो गया, ठीक है, एरियल। ओके, अब ये कॉटिलिडॉन आया है, ठीक है, एरियल हो गया, तो इस पे धूप आएगा, रोशनी आएगा, धूप का रोशनी, धूप पड़ेगा तो कॉटिलिडॉन में क्या होगा, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट होगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और कॉटिलिडॉन जो है वो ग्रीन हो जाएंगे, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हो गया। ओके, तो लीफ की तरह ये कॉटिलिडॉन जो है बिहेव करने लग जाती है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ देखो, कॉटिलिडॉन कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल एंड बिकम्स ग्रीन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ इपिकोटाइल। इपिकोटाइल के कंपैरिजन में हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो हाइपोकोटाइल पुश कर देता है कॉटिलिडॉन को, ठीक है, तू चला जा बाहर की तरफ, अंडरग्राउंड से सरफेस के ऊपर चला जा, ठीक है। तो ऐसे जर्मिनेशन ऑफ सीड को हम कहते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये आपको देखने को मिलेगा बीन में, कैप्सिला में, टैमरिड में, एग्जाम्पल्स है जिनके अंदर ईपीजीएल जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। ओके, ये क्या है, हाइपोकोटाइल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला जो टाइप है जर्मिनेशन ऑफ सीड का वो है हाइपोजेल जर्मिनेशन ऑफ सीड। होता क्या है, कॉटिलिडॉन्स रिमेन अंडर सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय कॉटिलिडॉन
मिट्टी के नीचे ही है, ये सीड है, सीड में देखो जर्मिनेशन हुआ, प्लिम्यूल निकला, रेडिकल निकला, ठीक है, रेडिकल आके जाके रूट बना रहा है, प्लिम्यूल आगे जाके पूरा का पूरा शूट डेवलप करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोजियल कंडीशन के समय कॉटिलीडॉन मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ इपिकोटाइल जो है वो हाइपोकोटाइल के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर हाइपोकोटाइल का ग्रोथ ज्यादा होता है तो कॉटिलीडॉन बाहर के तरफ सॉइल के सरफेस के ऊपर की तरफ पुश हो जाता, हाइपोकोटाइल पुश कर देता, जर्मिनेशन को हम कहते हैं इपीजियल। लेकिन यहाँ पे इपिकोटाइल का ग्रोथ ज्यादा है तो कॉटिलीडॉन मिट्टी के नीचे ही रहता है, और ऐसे जर्मिनेशन ऑफ सीड को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑफ सीड। एग्जाम्पल याद रखिएगा, व्हीट, राइस, मेज, ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला जो टाइप है वो है विविपैरस जर्मिनेशन। विविपैरस जर्मिनेशन क्या होता है, देखिए, जो सीड का जर्मिनेशन है ना वो अकर्स इनसाइड द फ्रूट व्हेन फ्रूट इज अटैच्ड टू द मदर प्लांट। ठीक है, ये देखो मैंग्रोव प्लांट में आपको विविपैरस जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। मैंग्रोव का ये प्लांट है, ठीक है, इस पे ये फ्रूट बने हैं, फ्रूट के अंदर सीड होगा, और इस फ्रूट, जब ये फ्रूट मदर प्लांट जिसके ऊपर ये फ्रूट बना है, ठीक है, ये फ्रूट मदर प्लांट से ही अटैच्ड है, और इस फ्रूट के अंदर जो सीड है उस सीड का जर्मिनेशन हो गया, यानी कि फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो गया। सीड जर्मिनेशन अकर्स इनसाइड द फ्रूट व्हेन फ्रूट इज अटैच्ड टू द मदर प्लांट। ये सीड जमीन पे गिरता नहीं है, जमीन पे नहीं आता है, ठीक है, जो मदर प्लांट में जो फ्रूट निकला था उस फ्रूट के अंदर जो सीड था वो सीड उस फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर गया, और आपको यहाँ हाइपोकोटाइल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट, ये आपको देखने को मिलता है मैंग्रोव प्लांट में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, सीड मिट्टी पे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ये जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं ना, ये मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, ऐसा एरिया जिसका सॉइल में जो कंसेंट्रेशन होता है सॉल्ट का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इतने हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाले सॉइल में, मार्शी सॉइल, मार्सी एरिया में अगर बीज गिरा, सीड गिरा, तो सीड के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आएगा और सीड सही से जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए सीड क्या करता है, वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है। तो ऐसे जर्मिनेशन को हम कहते हैं विविपैरस जर्मिनेशन। क्यों हो रहा है? टू प्रिवेंट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑन सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इसीलिए सीड जो है वो कहाँ जर्मिनेट कर गया? फ्रूट के अंदर ही। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड हमने देखा, इपीजियल, हाइपोजियल एंड विविपैरस जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। सीड का जो 2 पार्ट था, हमने 2 पार्ट में सीड के बारे में समझा। अगले लेक्चर में जो हमारा है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस चीज के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।